हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपनी क्लास का टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। आज अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम जैसे रीट, एसआई, वीडियो और राजस्थान पुलिस का जो हाल ही में एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज अपन प्रमुख राजवंश जैसे राजा गुहिल, बप्पा रावल, अल्लट और जैतर सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आज अपन देखेंगे कि गुहिल वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, और गुहिल वंश का जो शासक था वो कौन था, और गुहिल वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, देख लीजिए, यह है मेवाड़ का प्रमुख राजवंश। अब अपन थोड़ी राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित तथ्य के बारे में जान लेते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई है, किन किन इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन से मत दिए हैं। ठीक है, तो पहला जो मत दिया है चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अनुसार चार राजपूतों जिसे परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ मुनि एक ऋषि थे, उनके द्वारा किए गए यज्ञ। ठीक है, यहाँ पर ये यज्ञ है, किए गए यज्ञ से हुई मानते हैं। ठीक है, इन्होंने राजपूतों को अग्निवंशीय बताया है, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ करते समय अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पत्ति होने के कारण इनको चंद्रबरदाई ने क्या बताया है, अग्निवंशीय बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे नयन चंद्र सूर्य ने इनको सूर्य से उत्पन्न हुआ माना है, तथा नयन चंद्र सूर्य ने इसको सूर्यवंशी बताया है, जो आगे चलकर इसी मत के आधार पर बप्पा रावल और राजा गुहिल अपने आप को सूर्यवंशी मानते हुए अपने वंश की स्थापना करते हैं। डॉक्टर वी ए स्मिथ ने इनको हूणों की संतान बताया है। इसके बाद सी वी वैद्य ने इसको विदेशी भारतीयों की संतान बताया है। अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको विदेशी जातियों जैसे शक, होण और कुषाण, इन तीनों का सम्मिश्रण बताया है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने भी इसके बारे में मत दिया था। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, और इन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा की, इनका क्या मत था। तो गौरीशंकर ओझा ने वैदिक आर्यों की संतान किसको बताया है, राजपूतों को। ठीक है, राजपूतों को क्या बताया, वैदिक आर्यों की संतान बताया है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर डी आर भंडारकर की, तो डॉक्टर डी आर भंडारकर ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताया है, विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताया है। ये वो शासक थे या ये वो इतिहासकार थे जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अपने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, अब अपन शासन को देखते हैं, कौन कौन से राजा थे जो गुहिल वंश के अंदर हुए हैं। गुहिल वंश का राजा कौन सा था, गुहिल। और गुहिल ने गुहिल वंश की नींव रखी थी लगभग 566 ईस्वी के अंदर। गुहिल वंश किसने नींव रखी थी, गुहिल वंश का नाम है, गुहिल वंश को गहलोत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसको गुहिलोत के नाम से जाना जाता है और गुहदत्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। गुहिलोत वंश की उत्पत्ति के बारे में दो इतिहासकार जैसे अबुल फजल और एक कर्नल जेम्स टोड अपने मत देते हैं। अबुल फजल के अनुसार गुहिल वंश की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो ईरान के बादशाह थे नौशेरवा यानी कि आदिल के वंशज से उत्पन्न होना बताया है किसने, अबुल फजल ने। ठीक है, इसके बाद में अगर कर्नल जेम्स टोड की अपन बात करें, तो कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल वंश को वल्लभी के शासक यानी कि वल्लभी के शासक कौन थे, शिलादित्य। तो वल्लभी के शासक शिलादित्य की से उत्पन्न बताया, यानी कि वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान बताया, किसको, गुहिल वंश को बताया है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन कुछ फैक्ट हैं जो गुहिल वंश के बारे में देख लेते हैं। गुहिल वंश की स्थापना राजा गुहिल ने की, कब की, लगभग 566 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने की। कहाँ पर करी थी, मेवाड़ के अंदर। कहाँ पर करी थी, मेवाड़ में। ठीक है, गुहिल वंश का जो संस्थापक था, गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, राजा गुहिल था, जिसे संस्थापक और इसी का मूल पुरुष और इनको आदि पुरुष कहा गया। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया। इसके बाद जो गुहिल वंश का जो नामकरण हुआ है, गुहिल वंश का नामकरण प्रतापी शासक
एक प्रतापी शासक जो गुहिल हुआ था उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, गुहिल के जो पिता थे वो शिलादित्य थे और गुहिल की माता एक पुष्पावती थी। जो पुष्पावती कहाँ की राजकुमारी थी? पुष्पावती आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, परमार वंश की राजकुमारी थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? शिलादित्य के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो इन्होंने स्थापना कब करी? गुहिल ने मेवाड़ में स्थापना करी थी 566 ईस्वी के अंदर। अब इसके बाद शासक आता है बप्पा रावल, और बप्पा रावल को दूसरा नाम क्या है? कालभोज। ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो था कालभोज, मूल नाम कालभोज था, जबकि बप्पा रावल इसकी क्या थी? उपाधि थी। और बप्पा रावल की उपाधि कौन देता है इसको? हारित ऋषि इनको बप्पा रावल की क्या देते हैं? उपाधि देते हैं। और कब देते हैं? जब बप्पा रावल बचपन में हारित ऋषि की गायें चराते थे, उस टाइम जब अरबों का आक्रमण मेवाड़ पर हुआ, तब बप्पा रावल ने इस युद्ध के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण हारित ऋषि ने बप्पा रावल को बप्पा नामक उपाधि दी। ठीक है, बप्पा की उपाधि दी। अब देखिए, बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करी। अपने आप को गुहिल वंश के जितने भी राजा थे फिर बाद के अंदर अपने आप को हिंदुआ सूरज कहने लगे, और ये अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, क्योंकि ये अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। इसके बाद देखते हैं, बप्पा रावल महेंद्र सेकंड यानी कि महेंद्र सेकंड के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, बप्पा रावल बचपन में हारित ऋषि की गायें चराते थे। गाय चराते समय जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, किनका? अरबों का आक्रमण हुआ, तब बप्पा रावल ने उस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। कौन? हारित ऋषि इनको बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। अगर बात करें बप्पा रावल की मृत्यु की, तो बप्पा रावल की मृत्यु होती है नागदा उदयपुर में, जहां पर इनकी छतरी भी बनी हुई है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी छतरी नागदा उदयपुर में है, जो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलवाए थे, जिन सिक्कों पर क्या थी? सूर्य की आकृति अंकित थी, और एक सिक्के का जो वजन था वो 115 ग्रेन का वजन था। बप्पा रावल 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के जो शासक थे मान मौर्य, जो किसके वंशज माने जाते हैं? चित्रांगद मौर्य का वंशज, चित्रांगद मौर्य के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, उनको हराकर चित्तौड़ पर क्या कर लिया? चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, यह है चित्तौड़ दुर्ग, यह है चित्तौड़ दुर्ग की स्थिति, और यहाँ पर इसने बनाया था चित्तौड़ दुर्ग को। किसने? चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था, और इसका एक शासक हुआ, उसका नाम था मान मौर्य, मान मौर्य। और यहाँ पर बप्पा रावल ने जब मान मौर्य पर 734 ईस्वी में आक्रमण कर इसको जीत लिया, चित्तौड़ दुर्ग को इसने जीत लिया। ठीक है, इसकी जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है मानमौरी शिलालेख। अब मानमौरी शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? मानमौरी शिलालेख प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील से इस शिलालेख की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और इस शिलालेख को प्राप्त कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड। यानी कि कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे, तो इसका वजन ज्यादा होने के कारण इसको कहां पर फेंक जाते हैं? समुद्र में इसको फेंक जाते हैं। ठीक है, मिलते जो चित्तौड़ के पास, मानसरोवर झील के पास मिलता है, और इसको वापस जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने वजन ज्यादा होने के कारण इसको समुद्र में फेंक जाते हैं। ठीक है, यह है बप्पा रावल का इतिहास है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। और बात करें अगर बप्पा रावल यानी कि इनके कुल देवता की बात करें, तो कुल देवता कौन थे इनके? एक लिंगनाथ जी इनके कुल देवता थे, जो किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, लकुलिश संप्रदाय।
अगर बात करें कि कुल देवी की, तो कुल देवी क्या है? बाण माता, जिसका मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है। बप्पा रावल ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में बप्पा रावल ने किसका निर्माण करवाया था? 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण कब करवाया था? जब बप्पा रावल हरित ऋषि की बचपन में गायें चराते थे, तो उनमें से एक गाय थी जो गुफा में जाकर के डेली गुफा में जाकर के एक जगह पर अपना जो दूध थी वो गिरा देती थी। और जब बप्पा रावल ने वहां जाकर देखा और वहां पर खुदाई किया, तो वहां पर आपको बप्पा रावल को एक शिवलिंग प्राप्त होती है, जहां पर वो गाय क्या करती थी? दूध चढ़ा देती थी। ठीक है। तो उसी समय हरित ऋषि की याद में इन्होंने एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनाया, जो किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। और यह मंदिर कहाँ पर बनाया इन्होंने? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एक लिंग नाथ जी का मंदिर बनाया। इसी के साथ एक मंदिर और बनाया जिसका नाम है सास बहू का मंदिर। और सास बहू का मंदिर कहाँ बनाया? नागदा उदयपुर में। ठीक है। तो ये 2 मंदिर बप्पा रावल ने बनवाए थे। एक मंदिर एकलिंगनाथ जी का बनवाया, जो किसकी याद में बनवाया था? हरित ऋषि के लिए इन्होंने बनवाया था। और ये लकुली संप्रदाय से संबंधित है, जो कैलाशपुरी उदयपुर में इन्होंने बनवाया था। और बप्पा रावल हिंद व सूरज की उपाधि धारण की और अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे, क्योंकि जब भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज ये खुद को मानते हैं। इसके बाद एक और शासक आता है, उसका नाम है राजा अल्लट। ठीक है। राजा अल्लट को हुणों ने आलू रावल की उपाधि दी, यानी कि भाटों ने इसको क्या कौन सी उपाधि दी? भाटों ने इनको आलू रावल की उपाधि दी। ठीक है। उपाधि इसकी उपाधि जो है वो आलू रावल की है। इसको जो उपाधि दी गई वो भाटों के द्वारा दी गई है। राजा अल्लट ने सर्वप्रथम अपने शासन में यानी कि नौकरशाही का गठन किया। इन्होंने एक नगर बसाया, जिस नगर का नाम था आहड़। ठीक है। और आगे चलकर राजा अल्लट इसी आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। ठीक है। जिसे मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? आहड़ को बनाई थी। राजा अल्लट का विवाह राजा अल्लट का जो विवाह होता है, राजा अल्लट का विवाह पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ होता है। हरिया देवी से होता है विवाह होता है इसका। पूर्ण राजकुमारी यानी कि हरिया देवी के साथ इसका विवाह होता है। और राजा अल्लट एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसका नाम है वराह मंदिर। और एक मंदिर और बनाते हैं जिसका नाम है जगत अंबिका माता मंदिर। ठीक है। जगत अंबिका माता मंदिर का ये निर्माण करवाते हैं। ठीक है। और इन्होंने मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसको बनाई? आहड़ को बनाई। और इनका जो विवाह है यानी कि हरिया देवी और राजा अल्लट का जो विवाह है वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया क्योंकि जो राजकुमारी हूणों की राजकुमारी थी हरिया देवी थी, वो विदेश की थी। उसके बाद राजा अल्लट थे जो अपने यहाँ राजस्थान यानी कि मेवाड़ के राजा थे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे राजा अल्लट के बारे में। अब आगे एक राजा आता है जिसका नाम है सेम सिंह। इसका कुछ ज्यादा इतिहास नहीं है। सेम सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम सामंत सिंह था और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? कुमार सिंह। सामंत सिंह के शासनकाल में परमार के राजवंश मालवा के जो राजा थे यानी कि परमार राजवंश ने क्या किया? परमार राजवंश ने मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके बाद कुमार सिंह ने पुनः मेवाड़ पर क्या करी? पुनः मेवाड़ पर गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की स्थापना की। इनका बस इतना ही इतिहास है। यानी कि सेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण करी थी। रावल की उपाधि धारण की थी। बस इसके बारे में इतना ही इतिहास है, ज्यादा कोई फैक्ट नहीं है, तो इसलिए इतना ही अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक राजा आता है, उसका नाम है रावल जेतर सिंह। अब रावल जेतर सिंह का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? रावल जेतर सिंह का शासनकाल माना जाता है 1283-1250 ईस्वी। कई इतिहासकार इसका शासनकाल 1253 तक भी मानते हैं। ठीक है। रावल जेतर सिंह ने
अपनी जो तीसरी राजधानी बनाई थी वो कौन सी राजधानी बनाई थी? चित्तौड़ को। चित्तौड़गढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ के जो प्रथम विजेता माने जाते हैं वो कौन थे? राजा जेत्र सिंह। ठीक है, किसके अनुसार? राजा डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन जो मेवाड़ था, मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो किस राजा का माना जाता है? वो माना जाता है जेत्र सिंह के काल। ठीक है, क्योंकि जेत्र सिंह का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, रावल जेत्र सिंह और दिल्ली के गुलाम वंश के एक सुल्तान थे जिसका नाम था इल्तुतमिश, और रावल जेत्र सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ था बूताला का युद्ध। ठीक है, वो कौन सा युद्ध हुआ था? बूताला का युद्ध। रावल जेत्र सिंह के काल में बूताला का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? रावल जेत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान यानी कि गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश, इनके बीच 1227 ईस्वी के अंदर बूताला का युद्ध हुआ। और बूताला जो स्थान है वो कहाँ पर है? हल्दी घाटी के पास राजसमंद के अंदर स्थित है। ठीक है, राजसमंद में। जब रावल जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया तो इल्तुतमिश भागते समय नागदा के अंदर क्या लगा दिया? आग लगा दिया। और इसका प्रभाव कहां पर पड़ा? आहड़ में भी पड़ा, जिसके कारण रावल जेत्र सिंह ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो राजधानी कौन सी बनाई? चित्तौड़गढ़ को इन्होंने अपनी तीसरी राजधानी बनाई थी। किसकी? मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाई, क्योंकि इल्तुतमिश ने जाते समय नागदा पर आग लगा दी और इस आग का प्रभाव आहड़ पर भी पड़ा। इस कारण इन्होंने अपनी जो तीसरी राजधानी है वो चित्तौड़ को बना ली। और इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो जयसिंह सूरी ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है, क्योंकि जयसिंह सूरी ने इस युद्ध का जो वर्णन किया था वो उनके ग्रंथ हमीर मद मर्दन में किया था। ठीक है, तो इसके बाद अब एक शासक आता है, उसका नाम है समर सिंह। समर सिंह शासक आता है। और समर सिंह के कितने पुत्र थे? समर सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की, जबकि रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया। गुहिल वंश की स्थापना करी थी किसने? कुंभकर्ण ने। कहां पर करी थी? नेपाल में। जबकि रावल रतन सिंह ने कहां पर शासन किया था? चित्तौड़गढ़ में शासन किया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। और आज की अपनी जो क्लास है वो यहीं तक समाप्त करेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे और इसमें अपन देखेंगे रावल रतन सिंह, राणा हमीर और राणा लाखा के बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी क्लासेज आपको रोजाना टाइम पर मिलती रहे। और अपनी क्लास आती है राजस्थान की रात को 9 बजे। ठीक है, तो आप डेली 9 बजे लाइव पर बने रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।